कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। आज 24 नवंबर 2025 है और हम पिछले 2 दिनों यानी 22 और 23 नवंबर की सबसे बड़ी कानूनी हलचलों पर एक गहरी नजर डालेंगे। और आज का दिन तो भारतीय न्यायपालिका के लिए एक बहुत बहुत बड़ा दिन है। हाँ, एक अध्याय खत्म हो रहा है और एक नया शुरू हो रहा है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है। जो चीफ जस्टिस BR गवई हैं, वो रिटायर हो गए हैं। और आज जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ले रहे हैं। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का बदलना नहीं है, ये पूरी न्याय व्यवस्था की दिशा बदलने का एक संकेत हो सकता है। हाँ, तो चलिए इसी बदलाव के मायने समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निवर्तमान चीफ जस्टिस BR गवई की विदाई की। उनका कार्यकाल 6 महीने से थोड़ा ही ज्यादा था, लेकिन जाते जाते उन्होंने अपने भाषण में कुछ ऐसी बातें कही जो सोचने पर मजबूर करती हैं। हाँ, उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात कही। उन्होंने उस धारणा को चुनौती दी कि एक जज की स्वतंत्रता का पैमाना ये है कि वो सरकार के खिलाफ कितने फैसले सुनाता है। अच्छा, उनका कहना था कि एक जज का काम सिर्फ सरकार का विरोध करना नहीं है, बल्कि संविधान की रक्षा करना है, चाहे फैसला किसी के भी पक्ष में जाए। ये एक बारीक लेकिन बहुत जरूरी बात है। आजकल जिस तरह का माहौल है, उसमें अक्सर जजों पर किसी न किसी पक्ष का ठप्पा लगा दिया जाता है। सही कहा। इसके अलावा उन्होंने एक निजी अफसोस भी जाहिर किया है ना। हाँ, और ये मानना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। खासकर एक विदाई भाषण में उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का मलाल है कि वो अपने छोटे से कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट में किसी महिला जज की नियुक्ति नहीं कर पाए। उन्होंने इसे एक छूटा हुआ अवसर कहा। जी, जो न्यायपालिका में लैंगिक विविधता की धीमी रफ्तार की तरफ एक साफ इशारा है। लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि भी गिनाई, जो सामाजिक न्याय के लिहाज से काफी अहम है। बिल्कुल, उन्होंने बताया कि उनके नेतृत्व वाले कॉलेजियम ने अलग अलग हाई कोर्ट्स में 24 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी, जो अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब OBC, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदायों से आते हैं। तो ये दिखाता है कि हमारी बेंचों को और ज्यादा समावेशी बनाने की एक सचेत कोशिश हो रही है। हाँ, ताकि अदालतें उस समाज का आईना बन सकें जिसकी वे सेवा करती हैं। और उनके कार्यकाल का एक लैंडमार्क फैसला वो राज्यपालों की शक्तियों पर भी था, जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थी। सही कहा। उस फैसले ने ये साफ कर दिया कि राज्यपाल विधानसभा से पास हुए बिलों पर अनिश्चित काल तक कुंडली मारकर नहीं बैठ सकते। ये राज्य सरकारों के लिए एक बड़ी राहत थी। बहुत बनी। लेकिन यहाँ एक पेच भी है। कोर्ट ने कोई समय सीमा तय करने से इनकार कर दिया। अच्छा, तो कोई टाइम लिमिट नहीं? उनका तर्क था कि संविधान ने जानबूझकर इसमें लचीलापन रखा है और हम उसे खत्म नहीं कर सकते। तो एक तरह से कोर्ट ने गेंद वापस राजनीतिक विवेक के पाले में डाल दी। तो ये थी जस्टिस गवाई की विरासत। अब उस शख्सियत पर आते हैं जो अगले 15 महीने के लिए इस पूरी व्यवस्था को दिशा देंगे। नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत। मुझे उनकी कही एक बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया और इस पर सबसे ज्यादा बहस भी हो रही है। मैं जानता हूँ आप किस बारे में बात कर रही हैं। स्वदेशी न्याय शास्त्र। जी हाँ, स्वदेशी जूरिस्प्रूडेंस सुनने में बहुत शक्तिशाली शब्द लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? क्या हम कोई नई कानूनी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है, या कम से कम इसकी संभावना तो है ही। जस्टिस सूर्यकांत का तर्क है कि आजादी के 75 साल बाद अब वक्त आ गया है कि भारतीय अदालतें पश्चिमी या विदेशी कानूनी सिद्धांतों को उधार लेने की आदत छोड़ें। अच्छा। उनका मानना है कि हमें अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों से उपजे न्याय दर्शन और सिद्धांतों पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। लेकिन इसमें एक खतरा भी तो हो सकता है। क्या इसका मतलब है कि हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों से दूर जा रहे हैं? जी, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। या फिर ये कि हम अपने संविधान को एक भारतीय नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं? दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। सही। ज्यादातर जानकारों का मानना है कि इसका मतलब दुनिया से कटना नहीं, बल्कि भारतीयकरण करना है। भारतीयकरण? हाँ, यानी मानवाधिकार के सार्वभौमिक सिद्धांतों को भारतीय परिस्थितियों में कैसे लागू किया जाए, इस पर जोर देना। जैसे उदाहरण के लिए, हमारे यहाँ परिवार और समुदाय की जो अहमियत है, हो सकता है पश्चिमी कानून उसे उस तरह से ना समझता हो। स्वदेशी न्यायशास्त्र का मतलब शायद उन बारीकियों को कानून में जगह देना है। अच्छा, तो ये एक तरह से कानून को डीकोलोनाइज करने की कोशिश है। आप ऐसा कह सकती हैं। उनकी दूसरी प्राथमिकताएं क्या है? 2 और बड़ी प्राथमिकता है। पहली, जो हर चीफ जस्टिस की होती है, 5 करोड़ से ज्यादा लंबित मामलों का पहाड़। वो तो है ही। उसे वो कम करना चाहते हैं। और दूसरी, मध्यस्थता,
यानी मीडिएशन को बढ़ावा देना। उनका मानना है कि हर विवाद को अदालत तक लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर लोग आपस में बैठकर मसले सुलझा सकें तो ये न्यायपालिका के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। ये भी एक तरह से न्याय के स्वदेशी मॉडल की तरफ ही एक कदम है। और जब हम न्यायपालिका के भविष्य की बात कर रहे हैं तो कुछ पुराने और पेचीदा मामले हैं जो इस नई दिशा की सबसे बड़ी परीक्षा लेंगे। बिल्कुल। इनमें सबसे ऊपर है 2020 के दिल्ली दंगों का मामला, जो फिर से सुप्रीम कोर्ट में है। हाँ, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है और दिल्ली पुलिस की दलीलें बहुत सख्त हैं। मैंने सुना पुलिस ने एक बहुत ही चार्ज्ड शब्द का इस्तेमाल किया है, बौद्धिक आतंकवादी। हाँ, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट। ये बौद्धिक आतंकवादी शब्द अपने आप में बहुत वजनदार है। क्या पुलिस ने अदालत में यह समझाने की कोशिश की कि उनकी नजर में इसकी कानूनी परिभाषा क्या है? देखिए, यही इस केस का कानूनी और दार्शनिक क्रक्स है। पुलिस का तर्क है कि जमीन पर पत्थर चलाने वालों से ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो अपने विचारों से ऐसी हिंसा के लिए वैचारिक जमीन तैयार करते हैं। अच्छा। उन्होंने शर्जील इमाम के वीडियो दिखाए और आरोप लगाया कि असम को भारत से काटने की बात कही गई थी। पुलिस इसे सरकार गिराने की एक सोची समझी साजिश बता रही है, न कि कोई अचानक भड़का हुआ दंगा। तो ये मामला असल में इस बात की परीक्षा है कि हमारा कानून विरोध के अधिकार की सीमा कहाँ तय करता है। बिल्कुल। एक तरफ नागरिक स्वतंत्रता है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा। नए चीफ जस्टिस के दौर में कोर्ट इस संतुलन को कैसे साधता है, ये देखना बहुत अहम होगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ नागरिक अधिकारों का मामला नहीं है, पर्यावरण के अधिकार पर भी अदालतें बहुत कड़ा रुख अपना रही हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि जब पर्यावरण की बात आती है तो अदालतें कार्यपालिका की निष्क्रियता से तंग आ चुकी हैं। सही कहा। 2 बड़े मामले सामने आए हैं। एक राजस्थान की जोजरी नदी का, हाँ, जो औद्योगिक प्रदूषण की वजह से लगभग एक नाले में तब्दील हो गई है। उफ। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को बहुत सख्त फटकार लगाई और कहा कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे हैं। कोर्ट ने अब एक पूर्व जज की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी बना दी है जो नदी की सफाई की निगरानी करेगी। जी, ये एक तरह से कोर्ट का सीधे तौर पर प्रशासन के काम में दखल देना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकारें अपना काम नहीं कर रही हैं। और दूसरा मामला अरावली की पहाड़ियों से जुड़ा है। हाँ, जो दिल्ली एनसीआर के लिए फेफड़ों का काम करती हैं। वहां अवैध खनन एक बहुत बड़ी समस्या है। तो कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो अरावली के लिए एक स्थायी खनन योजना, मतलब एक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बनाए। यानी विकास हो, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि अदालतें अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांत को बहुत गंभीरता से ले रही हैं। और इसी संरक्षण की बहस में एक और तबका है जिसके अधिकारों की बात अक्सर पीछे छूट जाती है, आदिवासी। हाँ, उन पर भी एक अहम फैसला आया है। क्या है वो? ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अगर किसी जंगल को वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी घोषित कर भी दिया जाए, तब भी वहां रहने वाले आदिवासियों और वनवासियों के अधिकार खत्म नहीं हो जाते। वन अधिकार अधिनियम की धारा 3 लागू रहेगी, जिसका मकसद ही ये है कि जंगल में रहने वाले आदिवासी समुदायों के घरों और जमीनों पर उनके हक को मान्यता दी जाए। बिल्कुल। ये विकास बनाम संरक्षण की बहस में एक जरूरी संतुलन बनाता है। सुप्रीम कोर्ट से हटकर अगर हम हाई कोर्ट्स की तरफ देखें तो वहां भी जवाबदेही तय करने की कोशिशें दिख रही हैं। हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों को एक कड़ा संदेश दिया है। क्या कहा है? उन्होंने कहा कि स्थगन यानी एडजर्नमेंट अदालत का विवेक है, वकील का अधिकार नहीं। ये अदालती प्रक्रिया में होने वाली अंतहीन देरी पर एक सीधी चोट है, तारीख पर तारीख वाली समस्या। हाँ, वही। हम सब जानते हैं कि ये हमारी न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। तो आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? क्या अब केस जल्दी निपटेंगे? उम्मीद तो यही है। अगर जज स्थगन देने में सख्ती बरतेंगे तो वकीलों को तैयारी के साथ आना होगा और मामलों को बेवजह लंबा खींचना मुश्किल हो जाएगा। सही है। इसी तरह का एक और मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में दिखा, जहां अदालत के आदेश की अवमानना करने पर बिजनौर की डीएम के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया गया। अच्छा। ये नौकरशाही को एक साफ संदेश है कि आप अदालत के आदेशों को हल्के में नहीं ले सकते। और दिल्ली से ही एक और हाई प्रोफाइल मामला है महुआ मोत्रा का कैश फॉर क्वेरी केस। हाँ, उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि वो चार्जशीट दाखिल करने के लिए तैयार है और मोइत्रा की याचिका को तुच्छ बताया। तो ये मामला भी राजनीतिक जवाबदेही और जांच एजेंसियों की शक्तियों के बीच की रेखा को परखेगा। निश्चित रूप से। ये सारे मामले एक एक करके दिखाते हैं कि न्याय व्यवस्था कितनी जटिल है। पर कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो किसी एक केस तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की बुनियाद से जुड़े हैं। जैसे कि न्याय में टेक्नोलॉजी की भूमिका,
खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की। हाँ, ये एक दोधारी तलवार है ना? बिल्कुल। एक तरफ AI मामलों को जल्दी निपटाने में मदद कर सकता है, डेटा का विश्लेषण कर सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा भी है। वो क्या है? AI का पूर्वाग्रह। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। AI पूर्वाग्रही कैसे हो सकता है? वो तो एक मशीन है। सोचिए, हम एक AI को भारत के पिछले 50 सालों के क्राइम डेटा पर ट्रेन करते हैं ताकि वो ये अनुमान लगा सके कि भविष्य में अपराध कहाँ होने की संभावना है। ठीक है। तो अगर हमारे ऐतिहासिक क्राइम डेटा में ही कोई पूर्वाग्रह है, मतलब अगर ऐतिहासिक रूप से पुलिस ने किसी खास समुदाय या इलाका पर ज्यादा ध्यान दिया है, ठीक यही, तो AI भी यही सीखेगा कि वही लोग ज्यादा अपराधी हैं। अरे AI हमारे समाज में पहले से मौजूद पूर्वाग्रहों, चाहे वो जाति को लेकर हो, धर्म को लेकर हो या वर्ग को लेकर, उन्हें सिर्फ सीखेगा ही नहीं बल्कि उन्हें और मजबूत कर देगा। तो AI न्याय का एक निष्पक्ष उपकरण बनने के बजाय अन्याय को स्वचालित करने का एक जरिया बन सकता है। ये एक बहुत बड़ी नैतिक चुनौती है। और एक और सिस्टमिक चुनौती किशोर न्याय प्रणाली से जुड़ी एक रिपोर्ट में सामने आई है। हाँ, ये रिपोर्ट बताती है कि कानून में बड़े सुधारों के एक दशक बाद भी जमीनी हकीकत नहीं बदली है। मतलब हमारा जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम आज भी संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। इसकी प्रक्रिया अपारदर्शी है और ये अक्सर उन बच्चों को बुनियादी सुरक्षा देने में नाकाम रहता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो 10 साल के सुधारों के बाद भी अगर हम कानून से टकराने वाले बच्चों को एक सुरक्षित माहौल नहीं दे पा रहे, तो कमी क्या है? क्या कानून में या उसे लागू करने वालों में? ये दिखाता है कि सिर्फ अच्छे कानून बना देना ही काफी नहीं होता। उन्हें लागू करने के लिए एक संवेदनशील और अच्छी तरह से प्रशिक्षित मशीनरी की जरूरत होती है। पुलिस, जज, सामाजिक कार्यकर्ता। और रिपोर्ट इशारा करती है कि हम उस मोर्चे पर अभी भी बहुत पीछे हैं। हाँ। और अंत में एक ऐसे मामले की बात करते हैं जो हमें 50 साल पीछे ले जाता है, लेकिन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। मथुरा बलात्कार मामला। मथुरा मामला भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में एक शर्मनाक और साथ ही एक महत्वपूर्ण मोड़ था। हाँ, एक आदिवासी लड़की के साथ पुलिस स्टेशन में हुए बलात्कार का मामला था वो। जी, और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को यह कहकर बरी कर दिया था कि लड़की ने विरोध नहीं किया, इसलिए ये सहमति से हुआ हो सकता है। उस फैसले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। बिल्कुल, उसने सहमति, शक्ति और पितृसत्ता पर हमारी न्यायपालिका की गहरी खामियों को उजागर कर दिया। उस एक फैसले के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। कानून के प्रोफेसर्स ने सुप्रीम कोर्ट को खुला खत लिखा और अंततः बलात्कार कानून में बदलाव की एक लंबी लड़ाई शुरू हुई। हाँ, और 50 साल बाद हम आज भी उन्हीं सवालों से जूझ रहे हैं। सहमति का क्या मतलब है? एक महिला के ना का क्या मतलब है? मथुरा मामला हमें याद दिलाता है कि न्याय की लड़ाई कितनी लंबी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आज की तस्वीर ये है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में एक नया नेतृत्व स्वदेशी न्यायालय जैसी नई सोच के साथ आ रहा है, और दूसरी तरफ दिल्ली दंगों से लेकर AI के पूर्वाग्रह और मथुरा मामले की विरासत जैसी पुरानी और जटिल चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। यह हफ्ता और आने वाले महीने भारतीय न्यायपालिका के लिए एक नई दिशा तय कर सकते हैं। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि ये वैचारिक बदलाव और महत्वपूर्ण मामले हमारे कानूनी परिदृश्य को कैसे आकार देते हैं। कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज की तरफ से आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जाते जाते एक सवाल जरूर सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसा कि नए मुख्य न्यायाधीश स्वदेशी न्याय शास्त्र को बढ़ावा दे रहे हैं, भारतीय कानून के विकास के लिए इसका असल में क्या मतलब होगा? क्या ये हमें एक ज्यादा प्रासंगिक और जमीनी न्याय की ओर ले जाएगा जो भारत की हकीकत को बेहतर ढंग से समझे, या फिर इसमें ये जोखिम है कि भारतीय कानून वैश्विक कानूनी सिद्धांतों और मानवाधिकार के मानकों से कटकर अलग थलग पड़ जाए? ये सोचने वाली बात है।